सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम रेरा की सीरीज़ में बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें आज हम जानेंगे कि अगर कोई भी बिल्डर जिससे आप फ्लैट खरीद रहे हैं या फिर ख़रीदने की सोच रहे हैं, अगर वो बैंक करप्ट हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए और फिर उस सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ये बैंक करप्ट क्या होता है, वो भी जानेंगे इसमें, और रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। बस आपका काम ये है कि आपको तसल्ली से ये वीडियो सुननी है। अगर आप एक होम बायर है, आप सेलर हैं, आप एक एडवोकेट है, स्टूडेंट है, लेमैन है, आप कॉमन मैन है, आप जानना चाहते हैं कि भैया बिल्डरों के इतने फ्रॉड हम देखते हैं रियल स्टेट अपनी इंडस्ट्री में, तो ये कैसे डील होता है कि अगर कोई बिल्डर बैंकरप्ट हो जाए, वो हाथ खड़े कर दे कि भैया मेरे से तो अब प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर उसका प्रोजेक्ट स्टे हो जाए, मतलब कुछ भी कंडीशन हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए कि उसका प्रोजेक्ट रुक गया है, तो अब उस सिचुएशन में होगा क्या, आपके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, इसमें केस लॉज भी इंक्लूड है और बाकी सारी चीज़ें। बस आप देखते रहिए, आपका काम इतना ही है। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करना यार, ताकि मुझे लगे कि आपको एक्चुअल में पसंद आई है, बाकियों को भी ये नॉलेज मिले। और लाइक करना और सब्सक्राइब तो आप चैनल करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए यार फटाफट से शुरू करते हैं, जानते हैं फटाफट से। अब हम इसमें क्या जानने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपना कोई भी घर खरीदने की सोची है और आपने पूरा पैसा दे दिया है, पूरा दे दिया या फिर पार्शियल दे दिया है, कुछ भी हो सकता है, बिल्डर ने सडनली स्टॉप कर दिया है कंस्ट्रक्शन, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, वो भी हो सकता है, तो अब क्या होगा। कैन बायर रिकवर देयर मनी और फ्लैट, क्या वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, या फिर क्या वो जो उन्होंने फ्लैट खरीदा था या फिर जिसके लिए उनकी डील हुई थी, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था या फिर अलॉटमेंट हुआ था, कुछ भी हो सकता है, तो क्या उनको वो फ्लैट मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब सबसे पहले यार हम थोड़ा सा एक्चुअल में देखते हैं कि रियलिटी इंडिया में है क्या। थाउजेंड ऑफ होम बायर्स आर स्टक इन डिले प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिले हो चुके हैं और वो चल रहे हैं, और उनके चक्कर से होम बायर स्टक हो गया। अब आप कहेंगे यार स्टक कैसे हो गया, जब तक बनेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, तो फिर वो स्टक कैसे हो गया। स्टक बेसिकली वो ऐसा हो गया कि देखो, उसने जहाँ एक एस्टीमेट लगाया था कि इस दिन तक मुझे मिल जाएगा, उसको वो फ्लैट नहीं मिला रेडी टू यूज़ कंडीशन में। अब वो जहाँ रह रहा है, हो सकता है कि वो रेंट पे रह रहा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, तो वो रेंट भी भर रहा है। ऊपर से उसने जो पैसा बैंक से लेकर वो उसको दे चुका है बिल्डर को, उसकी ईएमआई भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। तो अब वो दोनों तरीके से अपना रेंट भी दे रहा है, ईएमआई भी दे रहा है, और फ्लैट भी उसके हाथ में नहीं है, और ना ही ये पता है उसे कि ये फ्लैट कब तक उसके हाथ में आएगा। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, मैनी बिल्डर क्या फेस कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। अब ये क्या होता है टर्म, आप इसको, हो सकता है आपने इंसॉल्वेंसी का मतलब पता हो, नहीं भी पता तो इस वीडियो में सब कुछ पता होने वाला है। ठीक है, बायर्स ऑफन कंटिन्यूज पेइंग ईएमआई प्लस रेंट टुगेदर, ये मैं बता चुका हूँ। तो बिगेस्ट फियर इसमें इंडिया में जो रियलिटी है इस रियल स्टेट इंडस्ट्री की, वो यही है कि क्या जो बायर है वही सब कुछ खो रहा है, क्या वही सब कुछ, मतलब पूरा नुकसान में वही है। देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, नाउ अब बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बेसिक टर्म, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है या फिर बिल्डर खुद ही हाथ खड़े करके कहता है कि भैया मैं हो गया हूँ बैंकरप्ट, तो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट शुरू हो जाती है। पर ये ऐसा क्यों कहेगा, देखो सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है, सारी स्लाइड्स कनेक्टेड है, अभी आप बस सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है, बैंकरप्सी का मतलब ये होता है कि बिल्डर अपने जो उसने कर्जा लिया है वो रीपे नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो आपने 10 लोगों से अलग अलग अमाउंट में कर्जा ले लिया। अब आपने कर्जा लिया था कुछ सोच के कि मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट करूँगा या इसको ऐसे दूंगा और इस तरीके से मैं इनका पैसा एक टाइम बाद वापस कर दूंगा, लेकिन सिचुएशन वैसी नहीं हो पाई, या फिर आपका इंटेंशन ही मैलाफाइड था, गलत था शुरू से, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब आप पैसा उनका वापस नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करने की स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया बैंकरप्सी वाला चीज़। ठीक है, कि अभी बैंकरप्सी का मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बस ये हो गया कि आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक एस्पेक्ट है बैंकरप्सी का। फाइनेंशियल कोलैप्स हो गई कंपनी, वही कि फाइनेंशियली कोलैप्स हो गई है, उसके पास फंड ही नहीं है अपनी ये चीज़ें करने के लिए। अब केस फाइल होता है एनसीएलटी में इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक हो गए हैं। कोई भी कंपनी का केस है, और कोई भी कंपनी, बिल्डर ही नहीं, कोई एक छोटी सी कंपनी भी अगर अपने डेट उसके ज़्यादा हो चुके हैं, अब वो अपने जो
लोगों को डेट वापस करना है वो कर ही नहीं पा रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एनसीएलटी में प्रोसीडिंग फाइल करते हैं। और अब क्या होता है कि उस कंपनी के अगेंस्ट एनसीएलटी प्रोसीडिंग शुरू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो डिपेंड्स कि केस आपका कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब ये आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो हमारा एक्ट है, लॉ है, उसमें आता है ये। ठीक है, नाउ इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियल, अब देखो दो टर्म है इसमें, ध्यान से समझना। तो इसमें बेसिकली मेन दो टर्म है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये क्या होता है? अभी अब देखो, अगर आप कॉमन मैन है ना, तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, क्या मतलब समझ ही नहीं आया, टॉपिक कहीं और से शुरू किया कहीं और पहुंच गया। नहीं, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ये सब लास्ट में जाके कंक्लूड हो जाएगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी दो टर्म हमने देखनी है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है और बैंक्रप्सी क्या होती है। अगर देखो इंसॉल्वेंसी है वो फाइनेंशियल स्टेट है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वेर एन इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, वो अपने डेट, अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा है। जैसे आपकी सिचुएशन, आप पर्सनली अगर किसी का कर्जा नहीं पे कर पा रहे हैं, तो करना नहीं चाहते वो अलग चीज़ है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हो गया आपका इंसॉल्वेंसी, आप हो गए इंसॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कंगाल हो चुके हैं, कंगाल बोलते हैं ना, सुना है। उसके बाद अगर आप इतने कंगाल हो चुके हैं कि भैया अब लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अब आप कंगाल हो चुके हैं। ये तो आपने बोला ना कंगाल हो गए, या एक थर्ड पर्सन ने बोला, अगर कानूनी रूप से आप कंगाल हो गए तो उसे बोलते हैं बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसेस है इनिशिएटेड टू एड्रेस दैट इंसॉल्वेंसी, कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, लीगली आपको मान लिया जाएगा, उसको, उस टर्म को हम बोलेंगे बैंकरप्सी। तो क्या समझे, इंसॉल्वेंसी एक प्रॉब्लम है और बैंकरप्सी एक लीगल सॉल्यूशन है उसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, बैंकरप्सी की बहुत सारी सिचुएशन होती है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, अब बैंकरप्ट में अब बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग शुरू होगी, जो भी हमारे कानूनों में लिखी है। क्या लिखी है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का मतलब। अब एनसीएलटी क्या होता है? एनसीएलटी का मतलब है वो एक कंपनी का एक कोर्ट है, बेसिकली ट्राइब्यूनल क्या होता है, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जो स्पेसिफिकली कंपनी के ही रिलेटेड केसेस देखते हैं। ठीक है, जैसे एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा वो एनजीटी देखेगा। इसी ऐसी कंपनी से रिलेटेड मैटर होगा तो वो एनसीएलटी देखेगा। कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर होगा तो वो कौन देगा? एससीडीआरसी देखेगा या डीएससीआरसी देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम देखेगी, या फिर आपका स्टेट कमीशन देखेगा, या फिर नेशनल कमीशन देखेगा, डिपेंड्स। ठीक है, तो एनसीएलटी क्या करता है? हैंडल करता है इंसॉल्वेंसी के केसेस। इसका फंक्शन है इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस को स्टार्ट करना, अपॉइंट करना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है कि कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट कर देती है। अगर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो कोर्ट क्या करेगा कि एक पर्सन अपने तरफ से अपॉइंट करेगा, वो उस पूरी कंपनी का टेक ओवर ले लेगा। वो ही देखेगा कि हाँ कितने इसकी एसेट्स हैं, कितने इसकी लाइबिलिटीज़ है, किसको पैसा देना है, कहाँ से आना है, कितनी इसके पास चीज़ें रखी हुई है, एसेट है, प्लॉट है, गाड़ी है, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती है, फर्नीचर है, सब चीज़ें। और वो पूरा हिसाब लगाएगा कि हम किस तरीके से पेमेंट करें, किस तरीके से कम नुकसान करके सबको हम रिलीफ दे सकते हैं। वो आरपी का काम होता है। बहुत अच्छी जॉब है ये वैसे। ठीक है, काफ़ी लोग मतलब काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आरपी बनना एक प्रोसेस में आप आते हैं, फिर सिलेक्शन होता है कि नहीं वो अलग चीज़ है। ठीक है, अप्रूव करता है ये रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, कैसे हम इस पूरा ही जो भी ये मैटर है इससे बाहर निकलेंगे। और एनसीएलटी बिकम्स द मेन अथॉरिटी आफ्टर इंसॉल्वेंसी स्टार्ट। अगर इंसॉल्वेंसी किसी कंपनी के अगेंस्ट स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए अगर आप कभी भी घर लेते हैं किसी भी बिल्डर का, तो आपको देखना है कि कहीं वो इंसॉल्वेंट तो नहीं है, कहीं उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग तो शुरू नहीं हो गई है एनसीएलटी में, ये ज़रूर देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पता होगी तभी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आपके ऊपर से ना जा रही हो। अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो बिल्कुल ऊपर से नहीं जाएगी, एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट और आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं सीएस वगैरह, तो आपके ऊपर से नहीं जाएगी। लेकिन आप कॉमन मैन है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से गई हो, लेकिन अभी सब बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीएलटी हमने जान लिया, इंसॉल्वेंसी जान लिया, बैंकरप्सी जान लिया। ओके, नाउ अब हम जानेंगे क्रेडिटर्स क्या होते हैं। देखो जैसे क्रेडिटर वर्ड ही बता रहा है, क्रेडिटर का मतलब वो है कंपनी के कर्जदार बेसिकली, कि हमने किस किस को पैसा वापस करना है, किसने हमें दिया था अब हमें वापस करना है। ठीक है, तो दो तरीके से क्रेडिटर्स की कैटेगरीज बनाई हुई है। पहला होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे रिलेट होगी। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब है जिन्होंने पैसा दिया है, किसको? कंपनी को, डेवलपर को, उस बिल्डर को। अब पैसा कैसे दिया होगा? या तो वो बैंक्स होंगे तभी पैसा देगा, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अपार्ट फ्रॉम बैंक। ठीक है, एनबीएफसीज हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। और तीसरा है होम बायर। अब देखो होता क्या था, 2018 से पहले तक होम बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होते थे। यस, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माने जाते थे। ऑल्दो जब आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आप भी क्या दे रहे हैं? बिल्डर को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको एक्ट के दौरान या फिर कहीं से भी किसी भी
फाइनेंशियल कैटेगरी में नहीं रखा गया था कि ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, नहीं, वो ये माना जाता था कि यार ये तो अपने घर खरीदने के लिए दे रहा है ना, तो ये बेसिकली उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऑपरेशनल में आएगा, ये फाइनेंशियल में नहीं आएगा। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया, आगे हम जानेंगे, उसके बाद से होम बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब क्यों है वो भी आगे जानेंगे, ठीक है, क्या था उस केस में। नाउ सेकंड होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो कि बेसिकली काम कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है वो आके काम कर रहा है, अब काम कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली उसने अपनी सर्विस दे दी ना आपको, अब सर्विस दे दी है तो वो भी तो क्रेडिटर बन गया, वो भी तो कुछ पैसे का हकदार बन गया ना आपसे। वेंडर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब ऑपरेशनल है। और फर्स्ट होते हैं फाइनेंशियल, ठीक है। अब होम बायर्स को क्या ट्रीट किया जाता है, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब आगे चलते हैं। नाउ अब ये कैसे आया, ये चेंज मैं आपको बता चुका हूँ। 2018 से पहले बायर्स को इस कैटेगरी में नहीं डाला जाता था। आफ्टर अमेंडमेंट इस एक्ट में अमेंड किया गया। क्यों अमेंड किया गया, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद, ठीक है। तो अब इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाया गया है। अब भाई जान लेते हैं वो केस कौन सा है, ठीक है। तो केस का नाम है पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एक बिल्डर कंपनी है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस केस में 2018 में ये जो डिसीजन आया, इसके बाद से होम बायर्स को क्या कर दिया गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर में डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि ताकि जो बिल्डर है वो उनको हल्के में ना ले पाए, और अगर कोई भी प्रोसीडिंग शुरू होती है ना, तो उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर का एक वोटिंग राइट होता है, ठीक है, और उनको एक एज मिलती है उनका पैसा वापस करने टाइम पे। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, जो अपना घर खरीद रहा है, वो अपने ईएमआईज दे रहा है, रेंट दे रहा है, तो उनको भी इस कैटेगरी में आना चाहिए, ताकि वो भी एक अपना से रख पाए अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो, ठीक है। देयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बिल्कुल वही पैसा दे रहे हैं तभी तो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहा है बेसिकली, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए आईबीसी में। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया केस, इतना तक हम समझ गए, ठीक है। व्हाट हैपेंस, अब देखो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, मान लो किसी बिल्डर के अगेंस्ट में। ऑल्दो आपको जब भी घर लेना है, आपको हमेशा देख के लेना है कि इंसॉल्वेंट या फिर कोई भी प्रोसीडिंग शुरू तो नहीं हुई है। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं भाई, गूगल में 50 तरीके हैं, आप MCA की वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उसकी कभी और बात करेंगे, कमेंट में आप बताओगे तो मैं बना दूंगा उसके लिए एक वीडियो। नाउ अब अगर NCLT ने कोई भी प्रोसीडिंग शुरू कर दी किसी भी बिल्डर के अगेंस्ट, तो उसका मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे अब ये क्या टर्म आएगा, मोरेटोरियम क्या है, समझ लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। केसेस अगेंस्ट द बिल्डर पॉज हो जाएंगे, पॉज हो सकते हैं बेसिकली। आरपी जो है अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो कंट्रोल ले लेगा पूरी कंपनी का, और वो ही इन्वाइट करेगा कि आओ बताओ भाई किसका कितना कर्जा है, अपने अपने सब चीज़ें बताओ, और हम फिर देखते हैं किसको कितना पैसा और किस तरीके से वापस करना है। अब इस सिचुएशन में अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, क्यों आपको उसमें फ्लैट लेने से रुकना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बिल्डर अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट खो चुका होता है, आरपी ही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ऑल्दो फ्लैट लेना कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन आपको बचना चाहिए वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सारी चीज़ें बहुत डीपली आपको चेक करनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्डर यहाँ पे मेजर कंट्रोल खो देता है कंपनी के ऊपर, ये चीज़ें होती है इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होने के बाद। अब मोरेटोरियम क्या है ये समझो। देखो मोरेटोरियम का मतलब सिंपल सा ये है कि कुछ टाइम के लिए किसी भी चीज़ को डिले कर देना या सस्पेंड कर देना, ठीक है, तो ये होता है मोरेटोरियम। अब ये स्टॉप कर देता है रिकवरी प्रोसीडिंग, क्योंकि मोरेटोरियम स्टार्ट हो गया, अब आईबीसी ने कंट्रोल ले लिया है, तो जो भी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं बिल्डर के ऊपर, वो टेम्पररी सस्पेंड हो जाएंगे, उसका एसेट सीजर प्रिवेंट हो जाएगा, उसका जो भी स्टेटस है उस टाइम पे वो स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा। मतलब अभी ना उसके ऊपर कोई केस नया चढ़ेगा, ना ही वो कुछ आगे कुछ भी नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है। अब देखा आईबीसी संभालेगा सारा, आईबीसी के एक्ट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये कंपनी को चांस मिलता है बेसिकली सर्वाइव करने का, क्योंकि देखो कोई भी बिल्डर अभी कोई भी प्रोजेक्ट निकालता है मोस्टली, तो कोई तो बिल्डर ऐसा करता है कि हर प्रोजेक्ट के लिए अपनी नई कंपनी बनाता है, या फिर कोई एक सेम कंपनी है वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाता है, कुछ भी हो सकता है कंडीशन। तो वो कंपनी बेसिकली डूब रही है। तो कंपनी क्या है, हम जैसे पता है हमें, कंपनी कभी भी मर नहीं सकती, कंपनी इमॉर्टल है। क्यों, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स आएंगे, डायरेक्टर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन लेकर आती है, ठीक है। तो कंपनी को बचाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, ताकि बायर्स का पैसा ना डूबे, बैंक्स का पैसा ना डूबे, किसी का भी पैसा, किसी भी वेंडर का पैसा भी ना डूबे, इसीलिए ये चांस दिया जाता है आईबीसी के अंडर भी, ठीक है। नाउ अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है भाई, देखो ये अपॉइंट किया जाता है कि ये क्लेम्स कलेक्ट करेगा, कंपनी के एसेट्स को मैनेज करेगा, कहाँ का एसेट्स है सब देखेगा, क्रेडिटर्स की मीटिंग कंडक्ट कराएगा, सबसे पूछेगा भाई किसका कितना कर्जा है बता दो, फिर हम देखते हैं मैच करेंगे और फिर उस हिसाब से आगे करेंगे, और न्यू रेजोल्यूशन के एप्लीकेंट्स को भी इनवाइट करेगा, ठीक है। तो आरपी क्या बन जाता है, बेसिकली एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटर उस कंपनी का बन जाता है, टेम्पररी मालिक बन जाता है, आप बोल सकते हैं बहुत बड़ी अथॉरिटी बन जाता है, और बेसिकली हज़ारों करोड़ रुपए का कंट्रोल करने का उसको पावर दे दी जाती है, ठीक है।
तो अब सीओसी क्या है ये भी जान लो, क्रेडिटर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, बेसिकली ये इनकी कमेटी होती है सारे क्रेडिटर्स की, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म सीओसी, सीओसी कौन फॉर्म करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसलिए बायर को इसके अंडर में डाला और इसको बायर्स को क्या मिल गई, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। होम बायर पार्टिसिपेट थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अगर मान लो हज़ारों हैं तो हज़ारों तो इस कमेटी में नहीं आएंगे, वो अपना एक एआर चुन देंगे, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, कि आप हमारा डिसीजन कमेटी तक पहुँचाओगे। अब आप वोट दे सकते हो किसी भी रेजोल्यूशन प्लान में, उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा आप डिसाइड कर सकते हो, और अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना बड़ा चेंज आया। अब देखो भाई समझो, अब कंपनी के ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उस बिल्डर के, उस कंपनी के क्या हो सकते हैं, उसके साथ हो क्या सकता है। सबसे पहला बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि भैया न्यू डेवलपर को वो सारा काम दे दिया जाए, आरपी सारी चीज़ों का हिसाब लगा लें, फिर वो अपने हिसाब से कुछ एक तय अमाउंट में नए एक किसी भी डेवलपर को वो सारा प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करने के लिए दे दे। न्यू डेवलपर टेक्स ओवर द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन फिर रिज्यूम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और फ्लैट्स बायर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा जो साइकिल है वो घूमनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मोस्ट प्रिफर्ड आउटकम यही होता है पहला। दूसरा क्या है, भैया नहीं हो पा रहा है तो रिफंड कर दो। अब समटाइम्स बायर को क्या मिलेगा, या तो रिफंड मिल जाएगा, पूरा ही पैसा वापस मिल गया, पार्शियल रिकवरी भी हो सकती है, या फिर सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा है, भैया बीच में आ जाओ क्योंकि इसके पास कुछ नहीं बचा है तो भैया इतना ले लो, एटलीस्ट इतना ले लो और करो भाई अपना जो भी करना है, खत्म कहानी। ये कौन देखेगा, सब आरपी देख रहा है। फुल रिकवरी हमेशा गारंटेड नहीं होती है, कभी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। और मान लो अगर आपने 50 लाख रुपए दिए किसी बिल्डर को एक एक्स डेट पे, अब उसको आपको 5 साल बाद 50 लाख रुपए ही वापस मिल रहे हैं, तो आपके 50 लाख की वैल्यू क्या 50 लाख है 5 साल बाद या 10 साल बाद? बिल्कुल नहीं है। तो आप तो ऑलरेडी नुकसान में हो। तो मतलब ये सेकंड आउटकम है, जो मिल रहा है लेके ख़त्म करो, भूल जाओ सारी चीज़ें, बस खत्म, ठीक है। ये सेकंड है। तीसरा भी हो सकता है कि लिक्विडेशन में चला जाए। अब ये लिक्विडेशन क्या टर्म है यार, इंसॉल्वेंसी जान लिया, ठीक है, फिर बैंकरप्सी जान लिया। अभी लिक्विडेशन क्या चीज़ है? लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि भैया अब तो हम लिक्विडेट कर देंगे, सारी चीज़ लिक्विड कर देंगे। कैसे? जैसे देखो बर्फ़ होती है, बर्फ़ हार्ड है, ठीक है, तो वो किसी मतलब एक यूज़फुल चीज़ है, यूज़फुल मतलब थोड़ी सी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अब उसको लिक्विडेट कर दिया, उसको मतलब छोड़ दिया कहीं पानी की तरह बह गई, तो अब वो एक सामने है नहीं, पूरी खत्म हो गई, पानी हो गया, फैल गया, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिक्विडेट करना मतलब है कि किसी भी एक कंपनी थी पूरी एक सामने थी, अब उसको लिक्विडेट कर दो, वो धीरे धीरे उसकी सारी चीज़ें खत्म कर दो। कैसे? बिल्डर कंपनी शट डाउन, एसेट उसकी बेच दो, जो पैसा आ रहा है वापस कर दो, मनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग क्रेडिटर्स, जितना पैसा आया क्रेडिटर्स में बांट दो, जिस तरीके से बांटना है बांटो, खत्म करो। बायर को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है और हर किसी को नुकसान होता है, बायर को तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विडेशन, लास्ट स्टेप है, लास्ट आउटकम है। और इसके बाद कंपनी खत्म, बिल्डर का काम खत्म, जो मर्जी करो, खंडर पड़े हैं प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं ऐसे इंडिया में, और ये चीज़ें हो जाती है खत्म, ठीक है। बेच दो, अगर कोई लेना चाहता है उस खंडर बिल्डिंग को तो बेच दो, वो आगे देख लेगा अपना क्या करना है। लेकिन यहाँ पे उस कंपनी से, पुरानी वाली कंपनी से पूरा नाता खत्म हो जाता है। इस केस में कई सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स जेल में रहते हैं, अगर उनको मनी लॉन्ड्रिंग पाई जाती है, फिर कोई और फिर दिक्कतें हैं तो उस हिसाब से उनके ऊपर पूरी प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन यहाँ पे हो गया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। तो ये हो गया चीज़, समझ गए? इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट में यार ज़रूर बताना कि वीडियो मतलब आपको कैसी लगती है, आप बोर हो जाते हो या फिर आपको एक्चुअल में कुछ समझ में आता है, तो ज़रूर बताया करो, ठीक है। और कोई अगर कोर्स चाहिए, कोई मतलब बेसिकली आप चाहते हो किसी एक सीरीज़ में शुरू करूँ तो वो भी ज़रूर बताना, मैं सोच रहा हूँ वैसे तो। अब प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स, अब आप भैया प्रायोरिटी कैसे मिलेगी? पैसा आ गया, एसेट बेच दी, किसको पहले किसको बाद में? सबसे पहले जो भी इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है, इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट क्या है? कोर्ट का पैसा, आरपी का सैलरी, आरपी की सैलरी, उसके पूरे स्टाफ की सैलरी, ये सब चीज़ें क्या है? इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है। सबसे पहले तो यही निकालेंगे, ओके। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले फिर पैसा दिया जाएगा, जो कि सिक्योर्ड वे में है, जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, आपके बायर्स हो गए, अब भी आते हो फाइनेंशियल में, बायर्स को भी मिलता है पैसा, और आपके एनबीएफसीज आ गई, जहाँ से भी आपने सिक्योर तरीके से पैसा लिया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एजेंसीज हो सकती है, वहाँ से। थर्ड नंबर पे फिर एम्प्लॉयज़ का आता है, भैया सैलरी दे दो उनकी, इतने महीने से अटकी है, जो भी है सैलरी मिलती है तीसरे नंबर पे। और ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ही हर महीने की पूरी सैलरी मिलेगी, भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं अभी भी, और जो कि मतलब एम्प्लॉयज़ का पैसा जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में चल रही है, और एम्प्लॉयज़ को पैसा हर महीने नहीं मिलता है या फिर कम मिलता है। तो कुछ टाइम तक ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ रही हैं, और लास्ट में आते हैं फिर बाकी जो बच गए भाई उनको दे दो और ख़त्म करो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, सिक्योर्ड, एम्प्लॉयज़ एंड अदर, ओके। अदर क्रेडिटर्स बोलो या अनसिक्योर्ड बोलो, बेसिकली बात एक ही है। अब ये हो गया प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स। अब भैया देखो क्या होता है, अगर आपने किसी बिल्डर के अगेंस्ट रेरा में केस डाला,
ठीक है, रेरा वर्सेस आईबीसी, आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, जिसके बारे में हम पूरी ये प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे। अब रेरा और आईबीसी में क्या डिफरेंस है और बेसिकली इसमें मतलब क्या होता है कि क्या हम कोई भी चीज़, एक केस आया था बेसिकली इंपीरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पाटनी का। इसमें क्या था, इसमें ये फैसला हुआ कि रेरा, अगर कोई एक पर्सन रेरा में जा रहा है, ठीक है, बिल्डर के अगेंस्ट, तो क्या वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट क्या होती है, देखो कंज्यूमर कोर्ट वो होती है कि अगर आपको किसी भी कि कहीं से भी आपने कोई भी सर्विस ली, ठीक है, अब आपको सर्विस में डेफिशिएंसी इन सर्विस लगती है, आपको उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन करनी है जिससे आपने ये चीज़ें ली है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी हो सकता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं कि भैया एज अ कंज्यूमर मैंने इससे ये चीज़ें लिया, ये प्रोडक्ट लिया, ये सर्विस ली और मेरे साथ हो गया धोखा, ये मेरी कमियां हैं। जैसे मान लो आपने कोई कार ली, अब कार में आपने देखा कि अरे स्टार्टिंग में भाई इतने सारे डिफेक्ट्स आ गए, तो आपने कई सारे केसेस सुने होंगे कि कोर्ट ने बोला कि उसको 10 लाख वापस करो, 20 लाख वापस करो, या फिर एक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। ये कौन देता है? कंज्यूमर कोर्ट डिसीजन देती है, ठीक है। एज अ कंज्यूमर आपको कहीं भी दिक्कत होगी, आप जाएंगे कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट, ओके। अब ये आया कि आप बिल्डर से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, बायर हैं, तो क्या आप बेसिकली उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट, तो ये मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब रेमेडीज मिली कि भैया आप रेरा भी जा सकते हैं, कंज्यूमर भी जा सकते हैं, दोनों जगह आप साथ में जा सकते हैं। रेरा की जो रेमेडी है, एक एडिशनल रेमेडी है, वो आप कंज्यूमर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रेरा एक अलग से फोरम बनाया गया है जो बिल्डर के ही अगेंस्ट केस सुनेगा, उसको पता होना चाहिए, वहाँ आप जाइए, लेकिन आपको कंज्यूमर कोर्ट भी जाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल रेमेडीज ले सकते हैं। नाउ कैन बायर फाइल कंज्यूमर केसेस? यस, हो गया, ठीक है। बायर कैन सीक रिफंड, कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट फॉर डिले, कुछ भी ले सकता है। अब मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? अगर आप केस जीत भी जाते हैं तो रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट कंपनीज के पास पैसा नहीं होता और मल्टीपल क्रेडिटर्स क्या करते हैं, compete करते हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो इसीलिए मतलब अगर कभी भी कुछ ऐसा कोई भी सिनेरियो हो जाता है, आप कोर्ट जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आपको हमेशा पूरा पैसा मिलेगा या नहीं, वो हमेशा डाउटफुल रहता है। अब भाई इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बिफोर बाइंग कोई भी फ्लैट खरीदने से पहले? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मैं बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना है, कैसे करना है सब बताया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, अगर उसका जो प्रोजेक्ट है 2017 से पहले कंप्लीट हो चुका है, तो हो सकता है कि उसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बिल्डर्स फाइनेंशियल हिस्ट्री देखोगे कि इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी है। कहाँ देखोगे भाई? रेरा वेबसाइट में सब दिख जाती है, आपको किसी बिल्डर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उसने कितने बनाए हैं, उनको कब कब कैसे कैसे डिलीवरी करी है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं, ऑनलाइन है। अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है, आप खरीदने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। नाउ लिटिगेशन स्टेटस देखेंगे कि भैया इसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, कैसे देखोगे? सब दिख जाता है भाई वेबसाइट में। और डिले की हिस्ट्री भी इसकी देखोगे, वो सब चीज़ें पता चल जाती है अगर आप थोड़ा सा चेक करना जानते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं एज एन एडवोकेट जो इसमें डील कर रहा हो, वो आपको ज़रूर बता देगा। जैसे आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं भी आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ें देखोगे सबसे पहले। उसके बाद अब आप होम बायर हैं, आपके लिए कुछ लीगल टिप्स है कि आप सारी अपनी पेमेंट्स की रिसीट्स अपने पास रखो, बिल्डर बायर एग्रीमेंट अपने पास रखो, बायर के एसोसिएशन को ज्वाइन करो, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होती है तो फाइल क्लेम अपना सबसे पहले फाइल करो, ठीक है, ऑन टाइम फाइल होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो अपने, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब आप इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं, आप क्या सीख चुके हैं, वो हम देख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। देखो, बैंक्रप्सी का मतलब ये नहीं कि बिल्डर खत्म हो गया, ठीक है, बायर के राइट्स सारे खत्म हो गए, ये नहीं है। आपके राइट्स जैसे पहले थे वैसे ही है, लेकिन अब उसको दूसरे तरीके से डील करेंगे। हो सकता है आपको नुकसान हो, पर कोशिश ये की जाती है कि बायर को नुकसान ना हो। आईबीसी गिव्स होम बायर्स लीगल रिकॉग्निशन है, बट रिकवरी डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट की एसेट कितनी है और रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसा चलता है। स्मार्ट ड्यू डिलिजेंस हमेशा ही एक एसेंशियल चीज़ है बिफोर इन्वेस्टिंग, तो हमेशा ही ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। ये आपने ये देख ही लिया कि भाई कैसा कैसा है। अब आपने ये सुना होगा आम्रपाली का केस, ठीक है, ये मैंने आपके लिए लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको पढ़ लेना। मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। देखो इसमें हुआ क्या था। देखो आम्रपाली आपने सुना है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, शुरू करे थे। अब एक टाइम पे क्या हुआ कि पोजेशन बहुत लेट हो गया, ठीक है, बायर्स ने जो भी पैसा लगाया उन्होंने मतलब फिर देखा कि यार पोजेशन मिल ही नहीं रहा है, 5 साल 10 साल होने वाले, पोजेशन नहीं मिला, तो उन्होंने लगानी शुरू कर दी कोर्ट में अपनी एप्लीकेशंस, ठीक है। उन सब ने कंप्लेन फाइल करी, वे क्लब होकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जब देखा कोर्ट ने कि यार इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब इतने सारे होम बायर्स परेशान है, इसका मतलब कुछ हो सकता है, तो ये फाइनली कहाँ पहुंचती है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। वहीं से देखो फाइनल वर्डिक्ट आता है। तो होता क्या है
सुप्रीम कोर्ट देखता है भाई मल्टीपल पिटीशंस लगी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इनके अकाउंट की जांच कराओ। अकाउंट की जांच होती है कि इनकी पैसा कैसे कैसे आया, इनका फोरेंसिक ऑडिट होता है अकाउंट्स का, ठीक है। तो कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ गया है, सब चलो पता करते हैं। अब पता ही जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर वो होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि कोई भी ऑफिसर रिस्क नहीं लेना चाहता वहाँ पे घपला करके, ठीक है। ये तो एक अपनी बात है। तो अब वहाँ से पता चलता है कि जो भी बायर से पैसा आया इन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, या फिर शेल कंपनीज बना के उस पैसे को कहीं और एडजस्ट करवा दिया और दिखा दिया कि भैया हम पे तो पैसा ही नहीं है आगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब बायर्स ने तभी तो एप्लीकेशन डाली थी जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कुछ काम नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इनका चेक किया, सब कुछ ये पाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अच्छा ओके ठीक है, तुम्हारा ये हो गया ना। उन्होंने एक सारा प्रोजेक्ट उठा के एक दूसरी कंपनी को दे दिया, कहा आप टेक ओवर करो, आप देखो कैसा होगा, ताकि बायर्स को फ्लैट मिल पाए टाइम पे। और आम्रपाली के जो फाउंडर्स थे इन सबको जेल में डाला, इनके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू करी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड बहुत सारी चीज़ें। और ये पूरा इसमें केस में लिखा हुआ, आप पूरा डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये दोनों स्लाइड्स हैं। ये इस डिसीजन मतलब ये जो केस है इसका नाम है विक्रम चैटर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिसीजन आया था 23 जुलाई 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मतलब बिल्डर वहाँ से कस चुके हैं, बिल्कुल टाइट हो चुके हैं उस टाइम से कि हाँ भैया अगर ऐसा कुछ होता है, हम कुछ गलत करते हैं, फंड के साथ अगर ज़रा भी गलत होता है तो यहाँ पे हमारे अगेंस्ट भी ऐसा एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, ठीक है। तो एनबीसीसी वो कंपनी थी जिसको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, और ताकि 42,000 होम बायर्स इफेक्ट हो रहे थे इससे, तो इसीलिए उनको राहत देते हुए दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया गया, उनको काम करने को बोला गया। और इस तरीके से आम्रपाली का ये केस है, ठीक है। आप पूरा पढ़ सकते हैं। और ऐसे 2-3 केसेस और भी हैं, सुपरटेक का केस है, और भी कई सारे बिल्डर्स हैं, ठीक है। और बिल्डर्स ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऐसे प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो ये है ये केस, ठीक है। ये पूरा केस है, तीनों स्लाइड्स में ये पूरा केस के ऊपर ही सारी चीज़ें लिखी हुई है, सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे भी कर दूँ, एक स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। नाउ हाँ ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, ओके। तो ये इस वीडियो में हमने जाना कि भैया क्या है, कैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग क्या होती है, हमारा पैसा कैसे फंस सकता है, कैसे निकल सकता है, बायर की क्या पोजीशन रहती है वहाँ पे, कौन सी वो कैटेगरी में आता है, क्या आपको ध्यान देना है लेने से पहले, और अगर कोई भी बिल्डर बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट मतलब क्या पूरी प्रोसीडिंग हमने जान ली, सब कुछ जान लिया, ठीक है। अगर कुछ छूट गया आपको लगता है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।